कर दिए। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू की ओर से, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के लिहाज से, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह इतिहास की कक्षा है और आज हमारे बीच में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर विकास नौटियाल। मित्रों, डॉक्टर विकास नौटियाल का जिस विषय पर व्याख्यान होगा वह विषय है फांसीवाद एवं मुसोलिनी। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं बड़े आदर के साथ मेरे मित्र डॉक्टर विकास नौटियाल। नमस्कार सर, आप सभी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन। आज जो हम टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं वो टॉपिक है, ठीक है, ओके, हाँ सर, आज का टॉपिक हमारे बीच में है फांसीवाद इटली में। और ये टॉपिक हम विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बीच में जो घटनाक्रम चला, उस घटनाक्रम में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु फांसीवाद का उदय है, जिसको हम सर्वसत्तात्मक राज्य कहते हैं। ये एक तरफ इटली में डेवलप होता है, दूसरी तरफ जर्मनी में डेवलप होता है, और अंततः ये इस दुनिया को, विश्व युद्ध को, द्वितीय विश्व युद्ध की ओर ले गया। यहां पर सबसे पहले ये देखना आवश्यक है कि, सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि किस प्रकार से इटली की पोजीशन जो ज्योग्राफिकल है वो यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन पर आ रहा है। इस स्क्रीन में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से इटली भूमध्य सागरीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, भूमध्य सागर के क्षेत्र में है, और इसके एक तरह से ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय ये इटली है। कभी कभी इसको हम इटली का जूता, शूज का इसका कुछ आकार है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये जूते के आकार का सा है, लेकिन ये एक कहने का तरीका है। अब दूसरी बात ये आती है, ये इटली वो इटली है जहां पर रोमन साम्राज्य का उदय हुआ था। ये इटली वो इटली है जहां पर रोमन संस्कृति का उदय हुआ था, 3 भागों में मुख्य रूप से। ये इटली आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से, ये इसका पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है, ये सिसिली है, और ये इसके छोटे छोटे शहर हैं। छोटे क्या, अब तो ये बहुत बड़े शहर हैं, फ्लोरेंस है, वेनिस है, मिलान है, रोम है। इन शहरों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रेजेंटेशन में ये बात आएगी। यहाँ पर इसके बगल में एक देश है स्पेन, इधर फ्रांस है, ये स्विट्जरलैंड है, ये तटस्थ देश राष्ट्रदेव, और यहाँ ऑस्ट्रिया, और इस साइड में जर्मनी है। दक्षिण में हम देखते हैं कि भूमध्य सागर के नीचे ये मोरक्को का क्षेत्र और अफ्रीका का क्षेत्र है, उत्तरी अफ्रीका का। सबसे पहले बात करते हैं कि फासिज्म है क्या। जब हम फासिज्म क्या है की बात करते हैं तो ये एक ऐसी, एक तरह की एक राष्ट्रीय विचारधारा है, उग्र राष्ट्रीय विचारधारा है, जिसमें एक सिंगल पार्टी की तानाशाही की बात की जाती है, जिसमें लोकतंत्र का विरोध किया जाता है, जिसमें उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन किया जाता है। और एक विशेष बात इसमें आती है कि इसमें पूंजीवादी विचारधारा के साथ साथ लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी यानी कि समाजवादी विचारधारा को भी अपनाया जाता है। इस विचारधारा में एक दल, एक देश और एक नेता का कंसेप्ट रखा जाता है। तो यहाँ पर इसी कारण से फासिज्म के अंतर्गत जो मुसोलिनी है, सामने आपके पिक्चर है, इनको अल ड्यूस या ड्यूस की उपाधि मिली, और धीरे धीरे खास करके इसके उदय में जो मेन भूमिका है वो मुसोलिनी की रही। यहाँ हम देख लें कि इसका कारण क्या रहे इसके उदय के। सबसे पहला कारण आता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी, सबसे बड़ा कारण वही है, क्योंकि उसके बाद इटली में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय जो एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो बहुत कमजोर रूप में डेवलप होती है, और इटली में सोशल अनरेस्ट होता है, मजदूरों की हड़तालें होती हैं, किसान जागरूक हो जाते हैं, उनके अपने आंदोलन होते हैं। और एक बड़ी बात ये आती है कि 1917 में रूस की क्रांति हो जाती है। इस कारण से जो साम्यवादी माहौल है वो इटली के साथ साथ यूरोप के अन्य देशों में भी फैलता है। साथ में एक बात आती है कि जो मुसोलिनी है, उन्होंने एक नए तरह का प्रोपेगेंडा शुरू किया था। उन्होंने एक संगठन स्थापित किया जिसे हम ब्लैक शर्ट्स का संगठन कहते हैं। ये
क्योंकि शुरुआत हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली मूल रूप से पहले जर्मनी के साथ था, लेकिन बाद में लंदन की संधि, एक गुप्त संधि हुई इंग्लैंड के साथ, जिसके अंतर्गत ये मित्र राष्ट्रों के साथ आ गया। इसलिए जब ये मित्र राष्ट्र जीतते हैं तो पेरिस में पीस कॉन्फ्रेंस आती है। इस पीस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 3 बड़े नेताओं के साथ, ये डेविड लॉर्ड जॉर्ज हैं जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये क्लेमेंशू हैं जो उस समय फ्रांस के सर्वेसर्वा थे, संवैधानिक और राष्ट्र प्रमुख थे, और ये विल्सन है जो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे। साथ में क्योंकि ये विजयी राष्ट्रों की ओर से थे तो ऑर्लैंडो, इनको भी वहां पर आमंत्रित किया गया। इनकी अपनी अपेक्षाएं थी, और अपेक्षाएं ये थी कि जो भूमध्य सागर के आसपास के कुछ क्षेत्र हैं जिनकी ये डिमांड करते थे, चाहे कोरफू है, चाहे कोई और द्वीप था, जिसके द्वारा ये भूमध्य सागर में अपनी एक स्थापना करना चाहते थे, अपनी प्रतिष्ठा चाहते थे, लेकिन इनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। इस कारण से ये जो सामने पिक्चर आपको नजर आ रहा है, ऑर्लैंडो, ये इस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके चले गए। अब इसी विचारधारा के अंतर्गत जो उदय होता है वो मुसोलिनी का होता है, जिन्होंने राज्य पर बल दिया। आप सामने एक स्टेटमेंट आ रहा है, ऑल विद इन द स्टेट एंड नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, और राज्य के विरोध में भी कुछ नहीं है। क्या एम रखा फासिज्म ने, ये इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें एक पार्टी रहेगी, एक लीडर रहेगा, साथ में उग्र राष्ट्रवाद रहेगा, और इसमें व्यक्ति पर बल नहीं दिया जाएगा बल्कि राज्य पर बल दिया जाएगा। और एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी लेकर आनी थी जिससे इटली की एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बन सके। ये मुसोलिनी हैं, और मुसोलिनी मूल रूप से एक सैनिक हुआ करते थे इटली की सेना में सम्मिलित हुए थे। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो मुसोलिनी ने एक नया संगठन बनाया जिसे हम फासिस्ट ग्रुप कहते हैं, या फासिस्ट विचारधारा पर आधारित एक राजनीतिक दल कहते हैं। और इसी के अंतर्गत इन्होंने एक मिलिशिया, एक स्वयंसेवक संगठन का जन्म दिया। इसका नाम ब्लैक शर्ट्स रखा गया, और स्वयं को उन्होंने एल ड्यूस या ड्यूस कहा, यानी नेता। इन्होंने अपने को सैन्य रूप से संगठित किया, एक तरह से एक जो कहें कि अपने को सुदृढ़ बनाया आम जनता के बीच में, आम युवाओं के बीच में, और एक सैन्य संगठन के रूप में अपना संगठन बनाया। जब इनका संगठन बन गया तो मिलान नाम के एक शहर में इन्होंने एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया, और यहीं पर डिसाइड किया गया कि हम अब यहाँ की सत्ता को अधिग्रहण करेंगे। सत्ता का अधिग्रहण करने के लिए उस समय इटली में जो राजा थे वो विक्टर एमैनुएल तृतीय थे, और विक्टर एमैनुएल तृतीय क्योंकि एक संवैधानिक राजतंत्र वहां पर था, तो फैक्टा नाम के वहां पे एक जनरल, वो एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको इन्होंने एक तरह से चेतावनी दी कि हमको अगर सत्ता नहीं दी गई, अगर फांसीवादियों को सत्ता नहीं दी गई तो हम आएंगे, जबरन आएंगे और आप पर सैन्य आक्रमण करके सत्ता ले लेंगे। इस कारण से वहां का जो राजा था, सामने नाम लिखा आ रहा है, किंग विक्टर एमैनुएल थर्ड। किंग विक्टर एमैनुएल थर्ड ने सोचा कि ये जो अव्यवस्था हो रही है, इस अव्यवस्था में एक ही व्यक्ति है जो अब ठीक से काम कर सकता है, वो मुसोलिनी है, क्योंकि मुसोलिनी के पास सैन्य सत्ता भी है, ताकत भी है। इसलिए फैक्टा को, ये सामने फैक्टा ये नाम है, इनको मतलब अपने पद से इनको वंचित किया गया, इनको हटा दिया गया, और इनके स्थान पर मुसोलिनी को आमंत्रित किया गया। अब मुसोलिनी, ये उस वक्त का मार्च एजिटेशन है, या मार्च का एक तरह से एक जो फांसीवादी थे उन्होंने ये मार्च किया। देखिए मार्च में सामने मुसोलिनी है और बाकी उनके ये सेनापति हैं, इनके साथ साथ लोग बढ़ रहे हैं आगे। और इसके अंतर्गत उन्होंने अपनी एक सत्ता स्थापित की, और 1922 से लेकर के 26 के बीच में उन्होंने अपने आप में बहुत से परिवर्तन किए। सबसे पहले उन्होंने अपने दल को अत्यंत अनुशासित बताया और इसको इस तरह से डेवलप किया। और एक उन्होंने ये एग्जाम में पूछा हुआ है, एक नारा दिया था, ट्रस्ट, ओबे एंड फाइट, यानी विश्वास करो, आज्ञा पालन करो और लड़ो। ये उन्होंने अपने स्वयंसेवकों को एक तरह से शिक्षा दी। इसी के साथ साथ एक पार्टी को उन्होंने राष्ट्रवादी चरित्र रूप इसको देने का प्रयास किया, और इसका नाम रखा गया फॉसियो इटालियो द कमिटमेंट, इस तरह का नाम इन्होंने रखा।
और इसके बाद धीरे धीरे 1926 तक उन्होंने सत्ता में अपने को बनाने के लिए जितने प्रयास हो सकते थे सब कुछ किए गए, जिसके अंतर्गत ये बात भी आई कि जितनी तरह की अन्य पार्टियां हैं उन पार्टियों को समाप्त कर दिया गया। केवल जो फांसीवादी पार्टी थी उस फांसीवादी पार्टी को उन्होंने महत्व प्रदान किया। इसके बाद जितनी भी तरह की यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, यानी बेरोजगारी हो रही थी, इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए उन्होंने पब्लिक स्कीम्स चलाई, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई ताकि लोगों को काम मिल सके। और इसी काम मिलने के दौरान उन्होंने आम लोगों का दिल जीतने का प्रयास किया। हालांकि ऐसा नहीं था कि लोग इनके विरोध में नहीं थे, लोग इनको बहुत विरोध में रहे, क्योंकि ये एक तरह का तानाशाही का संगठन था, तानाशाही की सरकार थी, इसलिए विरोध हुआ। साम्यवादियों ने भी विरोध किया और अन्य दलों ने भी विरोध किया, किंतु इन्होंने सबका दमन कर दिया। एक बात यहाँ पर आती थी कि जो इटली था, इटली ये वो देश है जहां पर पुनर्जागरण हुआ था 15वीं शताब्दी में। इटली वो देश है जो जहां पर रोम था और रोम में पोप का वास था। पूरे यूरोप को क्रिश्चियनिज्म कहा जाता था और क्रिश्चियनिज्म का जो संचालन होता था वो पोप के माध्यम से होता था। इसलिए इटली की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, विशेष रूप से धार्मिक रूप से आकर्षित करने के लिए 1929 में इन्होंने एक पैक्ट किया, लेटरन पैक्ट इसको बोलते हैं, लेटरन ट्रीटी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत ये कार्डिनल हैं पोप की तरफ से गैस्पेरी, इनको आमंत्रित किया गया और एक संधि की गई, और जिसके अंतर्गत जो पोप की सीमाएं थी, पोप की राजनीतिक सीमाएं थी, धार्मिक सीमाएं थी, वो सुनिश्चित कर दी गई। और इसके अंतर्गत वेटिकन सिटी को एक सॉवरेन स्टेट मान लिया गया और वहां का स्वतंत्र शासक पोप को माना गया। और इसी क्रम में एक बात ये की गई कि अब इटली को ईश्वर प्राप्त हो गया है और ईश्वर को इटली, ये पोप का स्टेटमेंट है। और इस तरह से इन्होंने धर्म के आधार पर लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। दूसरी बात ये आती है कि ऐसा नहीं था कि इससे पोप जो था इनसे प्रसन्न ही हो गया, क्योंकि बेसिकली ये एक तरह के डिक्टेटर थे, राष्ट्रीय समाजवादी विचारधारा इनकी थी। इस कारण से कई बार धार्मिक मुद्दों को लेकर के पोप का इनसे एक तरह से वैचारिक मतभेद भी होते रहे। अब इसका अगला एक स्टेप आने से पहले हम बात करें कि उन्होंने अपनी जो शिक्षा की नीति थी, शिक्षा की नीति में भी परिवर्तन किया, उसको फांसीवादी सिस्टम के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। स्कूल के छोटे बच्चे हों, लड़कियां हों, युवा हों, उनको मुसोलिनी के फांसीवादी पैटर्न पर ही शिक्षा देना प्रारंभ किया। और इसी शिक्षा देने के पैटर्न में यहां तक कि स्कूलों का जो पाठ्यक्रम था उसमें भी परिवर्तन किया गया। और इस परिवर्तन के दौरान एक मेजर चेंज ये आया कि मुसोलिनी को भी पाठ्य पुस्तक में इंक्लूड कर दिया गया, और इस प्रकार से सत्ता पर इनका पूर्ण रूप से केंद्रीकरण हो गया। जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि जो फांसीवादी दल है, फांसी शब्द बेसिकली फैसियो से बना है, ये एक इटालियन शब्द है जिसकी मूल उत्पत्ति लैटिन से हुई है। लैटिन मूल वहां की क्लासिकल भाषा थी और इसी से 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में इटालिया भाषा का विकास हुआ। और फैसियो का अर्थ होता था एक तरह से बंडल, एक तरह का गट्ठर। तो सब लोग मिलकर साथ रहेंगे, स्वयंसेवी संगठन के रूप में साथ रहेंगे और ऐसे हम सत्ता में आएंगे। और इसके द्वारा उन्होंने जो एक आक्रामक विदेश नीति का संचालन किया, उसमें सबसे पहले इसका उद्देश्य हम सामने देखें। उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह को इटली को अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक प्रतिष्ठा दिलाना, सम्मान दिलाना, क्योंकि इनका मानना यह था कि वर्साई की संधि के दौरान इटली को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया, इसलिए हम शक्ति के द्वारा ये सम्मान प्राप्त करेंगे। तो जो चीजें हम मांगना चाहते थे वो अब हम शक्ति के द्वारा प्राप्त करेंगे। इसी के अंतर्गत जो कोरफू द्वीप था उसको इन्होंने अधिग्रहण कर दिया। उसके बाद अल्बानिया एक जगह थी, अल्बानिया का भी इन्होंने एक तरह से उसको अपना एक संरक्षण प्राप्त क्षेत्र बना दिया गया, देश बना दिया गया। और कोशिश की गई मुसोलिनी के द्वारा कि किस प्रकार से इटली का जो प्रभुत्व है वो भूमध्य सागर के एरिया में बनाए रखा जा सके। इसी क्रम में जो मुसोलिनी है, मुसोलिनी ने अपनी सत्ता को महत्वपूर्ण बनाया। और एक बात जब आती है, जब हम पश्चिम के देशों की जो तुष्टीकरण की नीति थी, उस तुष्टीकरण की जो चरमोत्कर्ष जो हुआ था वो म्यूनिख पैक्ट के रूप में हुआ था। और इसी म्यूनिख पैक्ट में मुसोलिनी को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें हिटलर को यानी जर्मनी को सुडेटेनलैंड का प्रदेश दे दिया गया था। और इसके साथ साथ जब वहां पर, क्योंकि
मुसोलिनी भी उपस्थित था, तो मुसोलिनी का अपने देश में और यूरोप में एक कद में वृद्धि होती है। इसने एक पैटर्न ये चेंज किया, इसने एक समझौता किया था इंग्लैंड के साथ जिसको जेंटलमैन पैक्ट बोलते हैं, और दूसरी तरफ हिटलर के साथ भी समझौतावादी नीति रखी और उसके अंतर्गत हिटलर के साथ एक एक्सिस पावर्स बनाया जो कि 1936 की बात है। और इस समय 3-4 घटनाक्रम हैं जो साथ में आते हैं। जब स्पेनिश सिविल वॉर होता है, स्पेन में मूल रूप से राजतंत्र हुआ करता था, और इस राजतंत्र के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई, और गणतंत्र के उपरांत जब चौथे दशक में चल रहे थे तो वहां पर सिविल वॉर शुरू हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया। इस गृह युद्ध में मुसोलिनी ने जनरल फ्रैंको को सहायता दी थी, और इसी सहायता के दौरान हिटलर और मुसोलिनी एक साथ आ गए, और इसी कारण से 1936 में एक नया समझौता हुआ जिसे हम रोम बर्लिन पैक्ट कहते हैं। बाद में इस पैक्ट को और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया विश्व युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले 1939, जिसको हम स्टील पैक्ट कहते हैं। तो एक तरफ इंग्लैंड के साथ समझौता हुआ जेंटलमैन पैक्ट, और दूसरी तरफ स्टील पैक्ट और एक्सिस पैक्ट जो है ये जर्मनी के साथ होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इथोपिया वाला पार्ट है, ये पूर्वी भाग है अफ्रीका का, और यहाँ पर ये सोमालीलैंड है, ये इनके स्वयं के पास हुआ करता था, और ये इधर वाला पार्ट इरिट्रिया है, और इस क्षेत्र को अधिग्रहण करने का इसका प्रयास किया गया। इसको जरा एक बार हम ध्यान से देख लें, ये वॉरफेयर इसका है। दरअसल अब्सीनिया, जिसको हम इथोपिया आज कहते हैं, वो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इटली की सेनाएं यहाँ बुरी तरह से पराजित हुई थी। इस कारण से एक इटली वासियों के आत्मसम्मान पर, राष्ट्रीय सम्मान पर भारी ठेस पहुंची थी। इस कारण से इसने एक उद्देश्य ये बनाया कि यहाँ इसको जीता जाए। इनके पास क्योंकि रिसोर्सेज भी बहुत हुआ करते थे, तो ये प्रयास किया गया कि इस क्षेत्र को जीत लिया जाए, और 35 में यहाँ अपनी सेना भेजी गई, और इसके उपरांत धीरे धीरे इसको पूरे को अधिग्रहण कर दिया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शहर आ रहा है, इथोपिया की राजधानी आजकल आदिस अबाबा इसको बोलते हैं। आदिस अबाबा की संधि हुई, और अंततः इंग्लैंड ने और अन्य देशों ने भी ये अब्सीनिया का जितना एरिया था इस पर इटली के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। हालांकि लीग ऑफ नेशंस ने शुरू में इसका विरोध किया, आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया, लेकिन इसके अलावा लीग ऑफ नेशंस कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाया। तो इस प्रकार से जब हम ये वाला पार्ट देखते हैं कि अब्सीनिया को किस तरह से इन्होंने अधिग्रहित किया, उस समय यूरोप में राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, और उसी समय हिटलर इनके नजदीक आता है। इसके उपरांत ये बात हम अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं कि जो एंटी कॉमिंटन पैक्ट है 1936, 1937, इन दोनों सालों में हिटलर मुसोलिनी सबसे पहले पास आए, और उन्होंने एक समझौता किया जिसको हम एक्सिस पावर्स का समझौता कहते हैं, और जिसको रोम बर्लिन धुरी कहा गया। बाद में इसमें जापान भी सम्मिलित हो गया था, तो इसको रोम बर्लिन टोक्यो धुरी कह दिया गया। ये अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, साम्राज्यवादी युद्धों का एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, और इस तरह से एक एक्सिस पावर्स, तीनों एक्सिस पावर्स अस्तित्व में आ गई और एक होने लगी। और ये तीनों के तीनों इनका एक होने का कारण ये भी था कि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय शांति कानूनों का उल्लंघन किया था। मुसोलिनी ने आदिस अबाबा यानी इथोपिया में ये किया था, हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया में ये सब किया था, और ये जो आपके सामने तोजो दिखाई दे रहे हैं, ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, इन्होंने मंचूरिया में ये किया था। इन तीनों महाशक्तियों ने जिस तरह से काम किया उसमें लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ कोई पॉजिटिव काम नहीं कर पाया, और इन्होंने एक तरह से अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को ठेंगा दिखाते हुए, लीग ऑफ नेशंस को ठेंगा दिखाते इन्होंने इस लीग ऑफ नेशंस से त्याग पत्र भी दे दिया। इस प्रकार से एक अंतरराष्ट्रीय माहौल ऐसा बन गया जहां पर अशांति की स्थिति थी, अराजकता की स्थिति होने लगी थी, और इसमें इंग्लैंड और फ्रांस कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने तुष्टीकरण की नीति का एक तरह से अवलंबन कर लिया था। अब इस बीच सितंबर 1 तारीख को यहां वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, क्योंकि हिटलर ने अटैक कर लिया पोलैंड पर और विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब विद इन 2-3-5 डेज एक तरह से यूरोप के बहुत से देश इस विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गए। लेकिन ये आश्चर्य की बात है, इटली और जर्मनी यानी
मुसोलिनी और हिटलर के बीच में दो पैक्ट हो गए थे। एक को हम एक्सिस पावर्स का पैक्ट कह रहे हैं और दूसरे को हम स्टील पैक्ट कह रहे हैं। इस स्टील पैक्ट के अंतर्गत एक बात ये आई, इसमें लास्ट में ये भी जोड़ा गया था कि अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई एक दूसरे पे अटैक करेगा तो उस स्थिति में हम एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब सितंबर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो इन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं दिया, खास करके मुसोलिनी ने हिटलर का साथ नहीं दिया। इस बात को लेकर के इतिहासकारों में भारी मतभेद है कि ऐसा क्यों हुआ। तो कुछ लोगों ने परंपरागत रूप से कहा है कि जो मुसोलिनी था वो श्रृंगार नीति का अनुसरण करता था, शियार की नीति। शियार, जंगल में जो शियार होता है उसकी नीति, वो एक तरह का डरपोक तरह का जानवर होता है। एक बात तो ये है, ये चाहता था कि जब पलड़ा भारी हो जाए हिटलर का तब वो युद्ध में प्रवेश करे। दूसरी बात ये थी कि उसको इंग्लैंड की तरफ से डर लगता था क्योंकि ये भूमध्य सागर में था और इंग्लैंड के पास नेवी बहुत पावरफुल थी। इस कारण से इसने शुरू में युद्ध में शामिल ये नहीं हुआ हिटलर के पक्ष में। लेकिन कुछ समय के बाद जून 1940 में यह सम्मिलित हो गया। क्यों सम्मिलित हो गया? क्योंकि इस समय तक फ्रांस जीता जा चुका था, इस समय तक पोलैंड से लेकर के और उत्तरी यूरोप के बहुत से देश जीते जा चुके थे। अब आजकल एक नई थ्योरी और आई है जिसमें ये कहा गया है कि ये श्रृंगार नीति ना होकर के जान बूझकर अपनाई गई नीति थी, जो इन दोनों के बीच में एक आपसी सहमति थी कि अगर कुछ समय के बाद ये युद्ध में भाग लेगा कौन? मुसोलिनी। और इस तरह से इसमें दो ओपिनियन है। पहला ओपिनियन श्रृंगार वाली पॉलिसी का आता है और दूसरा ओपिनियन इनकी डिफेंसिव पॉलिसी का आता है। और इस प्रकार से युद्ध शुरू हो गया। इस समय तक जब मई जून 1940 तक हिटलर ने यूरोप का एक बड़ा भाग जीत लिया था, यहां तक कि फ्रांस पर भी नियंत्रण कर लिया था। उस स्थिति में मुसोलिनी ने विश्व युद्ध में प्रवेश किया। लेकिन इसी दौरान एक बात और होती है, इसकी सेना जो थी बहुत मजबूत नहीं थी, सेना ताकतवर नहीं थी और इसको स्वयं लगता था कि उसकी सेना हिटलर जैसी ताकतवर नहीं है। इस कारण से इसकी सेना जहां लड़ने जाती है, अफ्रीका में लड़ने गई और अन्य जिन भी फ्रंट्स पे लड़ने गई, वहां सेनाएं हारी। जब जर्मन सेनाएं इसकी सहायता के लिए आई तब वो जीत पाए। इन्होंने उत्तरी अफ्रीका का सबसे पहले मोर्चा संभाला और बाद में जर्मन सेनाएं भी वहां पर आ गई और जर्मन सेनाओं के आने के बाद उत्तरी अफ्रीका का एक भाग इन्होंने जीत लिया था। लेकिन जब ये भाग जीत लिया तो अब ये आपके सामने ये उत्तरी अफ्रीका का चित्र आपके सामने आ रहा है। ये सिसिली है और ये इटली है। अब यहां पर जब स्थिति ये हो गई तो 1942 में मित्र राष्ट्रों ने एक नया तरीका निकाला, क्योंकि उस समय तक रूस भी सम्मिलित हो चुका था युद्ध में, अमेरिका भी सम्मिलित हो चुका था और आइजनहावर जो कि अमेरिका के सेनापति थे, उनको एक सुप्रीम सेनापति यहां पर बना दिया गया था। तो इंग्लैंड की तरफ से एक डिसीजन लिया गया। इंग्लैंड की तरफ से डिसीजन ये था कि हम अफ्रीका की तरफ से इटली पर अटैक करेंगे, जबकि एक तरफ से रूस ये इस बात को कह रहा था और एक तरफ से अमेरिका इस बात को कह रहा था कि हमें फ्रांस की ओर से जर्मनी पर अटैक करना चाहिए। लेकिन इंग्लैंड ने सामरिक नीति में परिवर्तन किया, सैन्य नीति में परिवर्तन किया और ये दक्षिण की तरफ से अपनी सेनाएं भेजनी शुरू की। इसको ऑपरेशन का नाम ही दिया गया ऑपरेशन टॉर्च। इसके द्वारा इन्होंने सबसे पहले सिसिली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और उसके बाद आप देख रहे हैं सेनाएं आगे बढ़ रही हैं दक्षिणी इटली की तरफ और धीरे धीरे इनका ये साम्राज्य जीतना शुरू करते हैं इटली का। ये आप देख सकते हैं सेनाओं का मूवमेंट हो रहा है सितंबर 43 में और ये इटली के क्षेत्रों को जीतते जा रहे हैं। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इसी वक्त जब सेनाएं हारने लगी तो जो फासिस्ट काउंसिल थी, यानी जो मंत्रिमंडल थी वहां की इटली की, उसने राजा को यह परामर्श दिया कि ये जो मुसोलिनी है इसके नेतृत्व में ठीक से काम नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हटाओ और बंदी बना लो। तो अंततः यही निर्णय लिया गया कि इसको बंदी बना लिया जाए और यहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इस बीच जर्मनी की तरफ से सेनाएं आती हैं और वो सेनाएं इसको छुड़वा लेती हैं और युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। और एक छोटा सा जिसको हम उत्तरी इटली का भाग कहते हैं, इस एरिया में इटली का नियंत्रण या मुसोलिनी का नियंत्रण अभी भी मौजूद रहा।
लेकिन जब मित्र राष्ट्रों की सेनाएं पहुंच गई इटली के भीतर, सितंबर 8, 1943 को इटली की सरकार ने सरेंडर कर दिया। और आप देख रहे हैं सामने ये जो आइजनबर्ग हैं, ये इन्होंने आत्मसमर्पण करवा दिया और इटली पर मित्र राष्ट्रों का नियंत्रण हो गया। इसी वक्त मुसोलिनी को पलायन करना पड़ा, स्विट्जरलैंड के बॉर्डर से होते हुए पलायन करना पड़ा। वो एक बहुत लंबी कहानी है, इस बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा यहाँ पर। और जैसे वो पलायन करने वाला होता है, इटली के जिनको पार्टिसंस कहा जाता है, इटली के जो राष्ट्रभक्त कहे जाते हैं, उन लोगों ने मुसोलिनी को पहचान लिया और मुसोलिनी को गोली मार दी गई। उसके साथ उसके कुछ सहयोगी थे और उसकी जो एक मिस्ट्रेस थी, उनकी जो प्रेमिका थी, वो भी मौजूद थी साथ में। सबको गोलियां मार दी गई और उनको बाद में लटका दिया गया। ये बहुत ही दर्दनाक और भयावह दृश्य है, क्योंकि जब तानाशाही होती है तो तानाशाही में आम लोग बहुत परेशान होते हैं। तो ये आम लोग वो थे, इटली वासियों ने स्वयं ही, इटली के राष्ट्रवादियों ने स्वयं ही अपने इस डिक्टेटर नेता का सत्यानाश कर दिया। ये गोली मार दी गई और मुसोलिनी, आप देख रहे हैं, पहले इटली में मार्शल लॉ लगा और उसके बाद इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस वक्त का न्यूज़पेपर है, आपके सामने जो आ रहा है न्यूज़पेपर है ये। और यहाँ पर मुसोलिनी को सबके सामने गोली मार करके लटका दिया गया ताकि सब लोग इसको देख सके। आप देख रहे हैं कि किस तरह से दुर्गति कर दी गई और इसकी डेड बॉडी के साथ जिस तरह से इटली वासियों ने व्यवहार किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है इतिहास के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के इतिहास के लिए। ये आप देख सकते हैं, इटालियंस, ये उस वक्त का न्यूज़पेपर है, इटालियंस एग्जीक्यूट मुसोलिनी, उन्होंने उसको लटका दिया और लोग उसको देखने आते थे। इस प्रकार से मुसोलिनी का एक प्रकार से अंत हो गया। और अंत होने के उपरांत जब, क्योंकि जो यूं कहें कि मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने इस पर अधिग्रहण कर लिया था, तो महायुद्ध खत्म होने के बाद इटली में एक गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। हम देखते हैं कि किस तरह से, ऐसा नहीं था कि मुसोलिनी ने यहाँ के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया था। निसंदेह मुसोलिनी ने कुछ अच्छे काम भी किए थे। उसने आर्थिक विकास का काम किया, उसने इटली को एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा दिलाई और जो क्षेत्र इटली वासियों को चाहिए थे वो क्षेत्र उसने उसको दिलाया, प्रतिष्ठा दिलाई। उसके बावजूद भी बहुत से काम इसने ऐसे किए जो कि तानाशाही के रहे, जिसके अंतर्गत डिक्टेटरशिप रही, जिसके अंतर्गत लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, अत्याचार किया गया। इस कारण से लोग उससे अप्रसन्न थे। जब इसका पतन हो गया मुसोलिनी का, तो इटली का जो राष्ट्रगान था, राष्ट्रगीत था, वो रेडियो से, रोम के रेडियो से प्रसारित किया गया और इस कारण से लोग बड़े खुश हुए, क्योंकि इटली का राष्ट्रगान वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया था। केवल फांसी झंडे चलेंगे, फांसी गान चलेगा, इस बात पर इन्होंने बल दिया था। इस प्रकार से मुसोलिनी की इस पूरी व्यवस्था का अंत हो जाता है और हम देखते हैं कि इसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध के अंत होने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। और इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि ऐसा नहीं था कि दुनिया में और जगह फांसीवादी विचारधारा डेवलप हुई है। हम देख रहे हैं कि विचारधारा इटली में तो रही, जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में रही, स्पेन में फ्रैंको के नेतृत्व में रही और धीरे धीरे पुर्तगाल है, अर्जेंटीना है, चिली है और अभी कंटेम्प्रेरी ईयर्स की बात करें तो इराक में भी इस तरह की सर्वसत्तावादी सरकार सत्ता में रही है, जिन्होंने एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरह से शासन किया। इस प्रकार से हम फांसीवाद का अंत होता हुआ देखते हैं और विश्व एक लोकतांत्रिक नए युग की ओर प्रवेश करता है। आज के लिए इतना ही। जो भी मैंने यहाँ पे मटेरियल और फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल इंटरनेट से किया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ इंटरनेट आर्काइव को। और जिन इतिहासकारों की पुस्तकों का मैंने प्रयोग इसमें किया है, चाहे वो कैटल भी हैं, चाहे यशकार हैं, मैं सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम इसका